अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहे खुश रहे, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है, आज की हमारी वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही लेटेस्ट। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है हाउ डॉक्टर एस जयशंकर बिकेम द इंडियन ब्रांड एम्बेसडर इंडियन ऑफ द ईयर से स्टार्ट करते हैं। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, अगर आप या आपका कोई भी जानने वाला दोस्त या फिर भाई बहन स्टेट PCS की तैयारी कर रहा है तो स्टडी IQ के नए इनिशिएटिव PCS सारथी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। दोस्तों, मोदी गवर्नमेंट के दो पावर सेंटर हैं। पहले हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर श्री अजीत डोभाल और दूसरे हैं एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर। ये दोनों लेजेंड स्वभाव से जितना शांत रहते हैं, इनके प्रैक्टिकल डिसीजंस उतने ही एक्सप्लोसिव होते हैं। अपने ऐसे ही कुछ एक्सप्लोसिव स्टेटमेंट्स के लिए डॉक्टर एस जयशंकर साल भर से दुनिया भर में सुर्खियां बटोर रहे हैं। हाल ही में वो UNGA की एक बेहद इंपॉर्टेंट समिट खत्म करके भारत वापस लौटे हैं। उनके 11 दिन की वॉशिंगटन विजिट और इस दौरान उनके द्वारा दिए गए स्टेटमेंट्स इंडिया की ग्लोबल स्टैंडिंग के लिए बहुत सिग्निफिकेंट रहे। एक्सपर्ट्स के मुताबिक उनकी इस मीट के आउटकम आने वाले समय में इंडियन फॉरेन पॉलिसी में अहम भूमिका निभाने वाले हैं। जिनको ये नहीं पता कि इस मीटिंग में इतना क्या खास हुआ, उनके लिए हम कुछ देर में इस विजिट से कुछ स्पेशल मूवमेंट्स को डिस्कस जरूर करेंगे। लेकिन यहाँ जो बात गौर करने वाली है वो ये है कि जब से एस जयशंकर जी ने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर का पद संभाला है, तब से इंडिया के लिए इस तरह के माइलस्टोन्स आम बात हो गई है। उन्होंने इंडियन फॉरेन पॉलिसी की रूल बुक्स को पूरी तरह बदल दिया है। उन्होंने इंडिया के दशकों पुराने डिफेंसिव पोस्चर को रिप्लेस करके इंडियन फॉरेन पॉलिसी को एक कैलकुलेटेड एग्रेशन अडॉप्ट करना सिखाया है। आज इंडियंस टू इंडियंस, यहाँ तक कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री तक भी इनकी तारीफ करते हुए नहीं थकते। आज जब कोई देश एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की बात करता है तो वो इंडियन फॉरेन पॉलिसी का एग्जाम्पल देता है, जिसके महानायक सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर एस जयशंकर ही है। डॉक्टर जयशंकर का करिश्मा ही है कि आज कोई भी पावर इंडिया के आगे उंगली उठाने से पहले 100 बार सोचता है। जो लोग कहते थे कि इंडिया किसी सुपर पावर के आगे नहीं टिक सकता है, एस जयशंकर उनके लिए एक जीता जागता उदाहरण है। सोशल मीडिया पर कई लोग तो आज डॉक्टर जयशंकर को फ्यूचर PM बनाने तक की बात कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आप और हम जैसे लोग ज्यादा से ज्यादा उनकी स्टेटमेंट्स को ही देख या सुन पाते हैं। उनका कितने सालों का हार्डवर्क और एक्सपीरियंस छुपा हुआ है, इस चीज का अंदाजा शायद हम लगा भी नहीं सकते। और आज की वीडियो में हम इसी कोशिश में आपको द एस जयशंकर की जर्नी से रूबरू कराएंगे। आज हम आपको डॉक्टर एस जयशंकर बनने की एक कहानी सुनाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो इंडियन फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से और UPSC मेंस के GS2 के सेक्शन के लिहाज से काफी ज्यादा जरूरी है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, इंटरप्शन के लिए माफी, पर ये कोई ऐड नहीं है। बस आपसे एक ऐसी इंफॉर्मेशन साझा करनी है जिसकी मदद से हम एजुकेशन को अफोर्डेबल बनाने की तरफ एक इंपॉर्टेंट कदम उठा रहे हैं। स्टडी IQ ने अपना UPSC प्री प्लस मेंस लाइव फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया है, जिसमें आपको सारा का सारा कंटेंट लाइव दिया जाएगा। 900+ आवर्स का लाइव कंटेंट, 1-to-1 मेंटोरशिप, करंट अफेयर्स प्रोग्राम्स, प्रीलिम्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और भी बहुत कुछ। मात्र 18,999 के डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। दोस्तों, अगर आप या फिर आपके दोस्त या भाई बहन कभी भी UPSC का एक सीरियस अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो आई डोंट थिंक कि इससे बेहतर मौका फिर कभी मिलेगा। एंड जस्ट टू मेंशन, ये प्राइस लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए है। दोस्तों, इन बैचेस में एडमिशन की लास्ट डेट 6 अक्टूबर है और क्लासेस की टाइमिंग मॉर्निंग 8 AM रहेगी। तो अब आप भी AG लाइव कूपन कोड यूज करके अपनी UPSC की तैयारी को भारत के बेस्ट एजुकेटर्स के साथ स्टडी IQ के फाउंडेशन बैचेस का सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। इस बात से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको पिन कमेंट में मिल जाएंगी। अब आप अपना वीडियो देख सकते हैं, बट डोंट फॉरगेट टू यूज AG लाइव, अदरवाइज यू विल से कि बाकी लोगों को कम रेट्स पे कोर्स मिला है। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। डॉक्टर एस जयशंकर का जन्म 5 जनवरी 1955 को न्यू दिल्ली में एक तमिल फैमिली में हुआ। उनकी मदर सुलोचना सुब्रमण्यम एक हाउसवाइफ थी और उनके फादर के सुब्रमण्यम एक इंडियन फॉरेन पॉलिसी के प्रोमिनेंट स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एनालिस्ट थे।
इनका जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जिसने इंडियन फॉरेन पॉलिसी में महारत हासिल करी हुई थी। आपको बता दें कि के सुब्रमण्यम का इंडिया की सिक्योरिटी और न्यूक्लियर पॉलिसी को शेप करने में बहुत की कंट्रीब्यूशन रहा। वो आईडीएसए के सेकंड डायरेक्टर होने के साथ साथ इंडियन गवर्नमेंट की बहुत सी प्रोमिनेंट कमिटीज जैसे कि कारल रिव्यू कमेटी को हेड भी किया। यानी एस जयशंकर से पहले उनकी एक पीढ़ी भी इंडियन फॉरेन पॉलिसी में बहुत अहम कंट्रीब्यूशन दे चुकी थी और एस जयशंकर भी आज अपनी फैमिली की उसी लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए नजर आते हैं। उनके खुद का लाइफ टाइम एक्सपीरियंस भी कुछ कम थ्रिलिंग नहीं रहा है, लेकिन उस पर आने से पहले आइए उनकी एकेडमिक जर्नी पर एक नजर डालते हैं। तो दोस्तों, इनकी अर्ली स्कूलिंग न्यू दिल्ली में इंडियन एयरफोर्स के स्कूल में हुई। उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप मोस्ट कॉलेज सेंट स्टीफन से केमिस्ट्री ऑनर्स में करी, लेकिन उसके बाद साइंस के सब्जेक्ट्स में उनकी रुचि खास नहीं रही। दोस्तों, अगर आपने दिल्ली मेट्रो में सफर किया है तो आप जानते होंगे कि मेजेंटा लाइन पर आईआईटी दिल्ली और मुनेरिका यानी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का मेट्रो स्टेशन एक दूसरे से बहुत नजदीक है। आपको बता दें कि इन दोनों यूनिवर्सिटी की नजदीकी डॉक्टर एस जयशंकर की लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट बनी। जी हाँ दोस्तों, हम मजाक नहीं कर रहे हैं। वो खुद एक इंटरव्यू में इस किस्से को बताते हुए कहते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद वो आईआईटी दिल्ली में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे की पढ़ाई के लिए एडमिशन लेने गए, लेकिन तभी उनको आईआईटी से ज्यादा भीड़ जेएनयू में दिखाई दी और इसी वजह से उन्होंने सीधा जाकर जेएनयू में पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन ले लिया। जब उन्होंने पॉलिटिकल साइंस को पढ़ा तो उन्हें ये रियलाइज हुआ कि वो कई महीनों का सिलेबस कुछ ही हफ्तों में खत्म कर सकते हैं। उनकी रुचि इस फील्ड में बहुत ज्यादा बढ़ गई। हालांकि उनकी फैमिली ने उनके इस डिसीजन को बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं किया, लेकिन इन टफ सर्कमस्टेंसेस के बावजूद उन्होंने अपने पैशन को फॉलो किया। वो आज भी कई इंटरव्यूज में कहते हैं कि सुनने में भले ही ये क्लीशे साउंड करे, लेकिन असल लाइफ में इसकी बहुत प्रैक्टिकल सेंस है। वो कहते हैं कि यदि आप अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बना लें तो आपको उसमें एक्सेल करने से कोई नहीं रोक सकता, और एस जयशंकर खुद इसका एक लाइव एग्जाम्पल है। खैर, उन्होंने पॉलिटिकल साइंस से मास्टर्स करने के बाद जेएनयू से ही इंटरनेशनल रिलेशंस में एमफिल और पीएचडी परस्यू की। दोस्तों, जाहिर है कि इन सभी प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशंस की डॉक्टर जयशंकर की पर्सनालिटी को निखारने में एक अहम भूमिका रही, जो आज तक उनके कैरेक्टर और स्टाइल में साफ झलकती है। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने यूपीएससी का एग्जाम दिया और 1977 में उन्होंने इंडियन ब्यूरोक्रेसी की वन ऑफ द प्रोमिनेंट सर्विसेज इंडियन फॉरेन सर्विसेज को ज्वाइन किया। यहीं से उन्होंने डिप्लोमेसी की दुनिया में कदम रखा। दोस्तों, यहाँ आपको बता दें कि इस दौर में इंडिया इमरजेंसी के एक डार्क पीरियड से बाहर निकल रहा था। ऐसे माहौल में जाहिर है कि इंडियन डिप्लोमेट्स के सर पर डेमोक्रेटिक वर्ल्ड ऑर्डर में इंडिया की क्रेडिबिलिटी को फिर से बिल्ड करने का एक बेहद टफ टास्क था। डॉक्टर जयशंकर ने इस नए माहौल में अपने पांव जमाने के साथ साथ इस मिशन को पूरा करने की भी भरसक कोशिश की। और वो कैसे, आइए देखते हैं। दोस्तों, डॉक्टर जयशंकर की इनिशियल पोस्टिंग्स 3rd और 2nd सेक्रेटरी के रूप में मॉस्को में हुई। इसके बाद 1985 में वो 1st सेक्रेटरी के रूप में यूएसए गए। इन कोल्ड वॉर के राइवल्स के बीच इंडिया के इंटरेस्ट को किस तरह बैलेंस करना है, ये वो अपनी इन शुरुआती पोस्टिंग्स में बहुत अच्छे से सीख गए। इसके बाद 1988 में उनको श्रीलंका में पीस कीपिंग फोर्स के पॉलिटिकल एडवाइजर के रूप में भेजा गया। उस समय श्रीलंका को लेकर इंडियन गवर्नमेंट के नैरेटिव्स और असल फैक्ट्स में एक सिनर्जी नहीं बन रही थी, जिस वजह से यहां भी इंडिया की क्रेडिबिलिटी को बहुत चोट पहुंची। श्रीलंका के फेलियर से उनकी साइकी पर एक गहरा इफेक्ट हुआ। आगे आने वाले सालों में उन्होंने अपने इस एक्सपीरियंस को यूज करते हुए इस चीज को एंश्योर किया कि इंडियन गवर्नमेंट और उनके डिप्लोमेट्स के बीच हर कीमत पर एक कोऑर्डिनेशन जरूर बना रहे। खैर, 1990 से 1995 के बीच उन्होंने इंडिया में चल रहे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक टर्मोइल को क्लोजली स्टडी किया, और वहीं दूसरी तरफ वो दुनिया को ये यकीन दिलाते रहे कि इंडिया में सब कुछ एकदम ठीक है। 1996 में उनकी पोस्टिंग टोक्यो में भी हुई। यहां आपको याद दिला दें कि 1998 में इंडिया ने अपना 2nd न्यूक्लियर टेस्ट किया था। इसके बाद पूरी दुनिया के साथ साथ जापान भी इंडिया के खिलाफ हो गया था, लेकिन डॉक्टर जयशंकर के एफर्ट्स के चलते जापानीज पीएम योशिरो मोरी इंडियन विजिट पर आए, जिसके बाद दोनों कंट्रीज के रिलेशंस में सुधार होने लगा। उस समय जापानीज पॉलिटिक्स में शिंजो आबे का राइज हो रहा था। कहा जाता है कि शिंजो आबे के पोटेंशियल को रियलाइज करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने ही उनको उस समय इंडियन गवर्नमेंट से इंट्रोड्यूस कराया था। तो दोस्तों, कुल मिलाकर अब तक वो डिप्लोमेसी की दुनिया में 2 दशक बिता चुके थे। इस समय एक नई सेंचुरी भी करवट ले रही थी। ऐसे में 21st सेंचुरी की नीड्स के अकॉर्डिंग इंडियन फॉरेन पॉलिसी को रिफ्रेम करने की भी जरूरत थी। कोल्ड वॉर के कोलैप्स के बाद ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर भी बहुत तेजी से ट्रांसफॉर्म हो रहा था। यूएस की यूनिपोलैरिटी का कोई चैलेंजर नहीं था। वहीं इंडिया ने भी
उसी समय अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज किया था, जिसकी वजह से यूएसए इंडिया को अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में शामिल करना चाहता था। लेकिन डॉक्टर जयशंकर को यह जरा भी मंजूर नहीं था। डॉक्टर जयशंकर अपने एक्सपीरियंस से ये जान चुके थे कि यूएसए इंडिया का इनॉर्मस पोटेंशियल देख पा रहा है और इसलिए वो कुछ भी करके उसको अपने कंट्रोल में रखना चाहता है। इस थ्रेट को काउंटर करने के लिए तब उनको केवल एक ही सॉल्यूशन नजर आया और वो था लाइक माइंडेड रीजनल अलाइज के साथ अपने रिलेशंस को स्ट्रेंथन करना। लेकिन वो ये भी जानते थे कि उस समय इंडिया के लिए यूएस की गुड बुक्स में रहना बहुत जरूरी था। 2004 से 2007 के बीच जब उनको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अमेरिकाज डिवीजन के जॉइंट सेक्रेटरी के रूप में चुना गया, तब उन्होंने सबसे पहले इसी डायरेक्शन में काम करना शुरू किया। दोस्तों, पोखरान 2 के बाद इंडिया और यूएसए के रिलेशंस अपने वर्स्ट फेज में थे। उस दौर में यूएसए से अपने न्यूक्लियर स्टेटस को रिकॉग्नाइज कराकर दोनों देशों के बीच एक सिविल न्यूक्लियर डील साइन कराना कोई आसान काम नहीं था। लेकिन डॉक्टर जयशंकर ने अपनी शार्प डिप्लोमेटिक स्किल्स की छड़ी घुमाई और बैक चैनल नेगोशिएशंस के जरिए इम्पॉसिबल सा दिखने वाला ये टास्क भी सक्सेसफुली कर दिखाया। दोस्तों, सुनने में ही जितना आसान लगता है ना, यूएसए के साथ ग्राउंड लेवल पर डील करना उसका 1% भी आसान नहीं था। तो दोस्तों, अब तक आप समझ ही गए होंगे कि डॉक्टर जयशंकर का यूएस के साथ डील करने का एक्सपीरियंस बहुत पुराना है। खैर, यूएस की गुड बुक्स में आने के बाद उन्होंने अपने प्लान बी पर काम करना शुरू किया। प्लान बी था रीजनल कंट्रीज के साथ इंडिया के टाइज को स्ट्रेंथन करना। इस प्लान का एक अहम पहलू चाइना भी था। दोस्तों, चाइना से पहले कुछ समय उन्होंने सिंगापुर में हाई कमिश्नर के रूप में बिताया। सिंगापुर में उन्हें इंडिया के लिए इनॉर्मस इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज दिखाई दे रही थी। इसी के चलते उन्होंने दोनों देशों के बीच कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट को इनेबल किया, जिसके चलते इंडियन बिजनेसेस सिंगापुर में बहुत तेजी से फ्लरिश हुए और यही कारण है कि आज सिंगापुर इंडिया के एफडीआई का वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर बन चुका है। इसके बाद उनका एंगेजमेंट चाइना के साथ शुरू हुआ। आपको बता दें कि वो चाइना में इंडिया के लॉन्गेस्ट सर्विंग एम्बेसडर रहे। 4.5 इयर्स के टेन्योर के दौरान उन्होंने इंडिया और चाइना के इकोनॉमिक, ट्रेड और कल्चरल रिलेशंस के साथ साथ बॉर्डर पर पीस को भी एक्टिवली पुश किया। लेकिन उन्होंने चाइना को यह साफ कर दिया था कि रिलेशंस केवल तब तक फ्लरिश करेंगे जब तक चाइना इंडिया के कोर इंटरेस्ट को रिस्पेक्ट करेगा। इंडिया और चाइना के इकोनॉमिक रिलेशनशिप को लेकर वो हमेशा से ही सपोर्टिव रहे हैं, लेकिन उसी के साथ चाइना को लेकर उन्होंने हमेशा एक कॉशियस अप्रोच अडॉप्ट किया। वो डॉक्टर जयशंकर ही थे जिन्होंने चाइना की जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को सेपरेट वीजा की पॉलिसी को खत्म कराया। डोकलाम, अक्साई चिन और अरुणाचल प्रदेश में भी उन्होंने चाइना के इंसर्शंस के साथ कुछ इसी तरह डील किया। उसी तरह वो पाकिस्तान पर भी बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो दोनों देशों के कम्युनिकेशन चैनल्स को हमेशा ओपन रखने पर स्ट्रेस करते हैं। खैर, चाइना के बाद 2013 में वो यूएसए में इंडियन एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किए गए। इस दौरान यूएस प्रेसिडेंट ओबामा और इंडियन गवर्नमेंट को क्लोज लाने में भी उनकी अहम भूमिका रही। तो कुल मिलाकर उन्होंने लगभग 38 इयर्स के डिप्लोमेटिक टेन्योर में अपनी नेगोशिएशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इंडिया के इंटरेस्ट के लिए बेहद सटीक तरीके से यूटिलाइज किया। दोस्तों, अपने इस एक्सीलेंट रिकॉर्ड के बाद अब वो इस प्रेस्टिजियस डिप्लोमेटिक करियर के एंड स्टेज पर पहुंच चुके थे, लेकिन पीएम मोदी को इनका रिटायरमेंट मंजूर नहीं था। जब पीएम मोदी 2014 में पहली बार पीएम बने, तब उनके पास एक्सटर्नल और डिफेंस अफेयर्स के मामले में बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज नहीं थी, इसीलिए उनको इन फील्ड्स के एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपर्ट्स की जरूरत थी। ऐसे में जब भी डॉक्टर जयशंकर के रिटायरमेंट की डेट नजदीक आती थी तो नरेंद्र मोदी उसको एक्सटेंड कर दिया करते थे। 2015 में मोदी गवर्नमेंट ने आते ही सबसे पहले उनको इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी के पद पर 2 साल के लिए अपॉइंट किया। जब भी टेन्योर खत्म होने वाला था तब उन्हें 1 साल का एक्सटेंशन और दिया गया, किंतु जब ये लिमिट भी एग्जॉस्ट हो गई तो उन्हें रिटायर होना पड़ा। अपने कूलिंग पीरियड के दौरान उन्होंने टाटा सन्स ग्रुप को उनके ग्लोबल कॉर्पोरेट अफेयर्स के हेड के रूप में ज्वाइन किया। लेकिन 2019 में जब मोदी गवर्नमेंट फिर से सेंटर पर आई, तब उन्होंने डॉक्टर जयशंकर को फाइनली देश के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट किया। दोस्तों, डॉक्टर जयशंकर कभी भी एक्टिव पॉलिटिक्स का पार्ट नहीं रहे, लेकिन उसके बावजूद उन्हें देश के वन ऑफ द हाईएस्ट पॉलिटिकल पोजीशंस के लिए हैंडपिक किया गया। इस अपॉइंटमेंट के बाद उन्होंने पीएम मोदी के होम स्टेट गुजरात से ही राज्यसभा की सीट भी हासिल की। दोस्तों, आइए आपको इनके अपॉइंटमेंट से जुड़ा एक इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाते हैं। ये डॉक्टर जयशंकर ने हाल ही में अपने यूएस विजिट के दौरान डिस्कस किया था। हुआ यूं कि फॉर्मर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सुषमा स्वराज जी की डेथ के बाद एक दिन पीएम मोदी ने डॉक्टर जयशंकर को सरप्राइज फोन कॉल किया और डॉक्टर जयशंकर से कहा कि हम आपको इंडिया के नेक्स्ट एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के रूप में चुनना चाहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि हमें दुनिया को दिखाना है कि इंडिया कभी भी
किसी के सब्जुगेशन को नहीं सहने वाला। इंडिया को आत्मनिर्भर बनाना हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। डॉक्टर जयशंकर ने यह ब्रीफ सुना और कहा, वी विल डू इट सर। और यहीं से इन दोनों लीडर्स ने ज्यादा शब्दों के लेन देन किए बिना ही एक दूसरे के मैसेज को समझ लिया। इसलिए कहा जाता है कि ये दोनों एक दूसरे की थिंकिंग को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। दोस्तों, पीएम मोदी अक्सर उन लोगों को प्रेफर करते हैं जिनके एक्शंस उनके वर्ड से ज्यादा बोलते हैं, और डॉक्टर जयशंकर इस इक्वेशन में एकदम फिट बैठते हैं। इसीलिए ये डुओ आज इंडिया की फॉरेन स्टैंडिंग को इतनी ऊपर ले पहुंचा है। पीएम मोदी की टेन्योर में इंडियन फॉरेन पॉलिसी जिस तरह शेप कर रही है, उसमें डॉक्टर जयशंकर के इम्प्रिंट्स साफ नजर आते हैं। और ये केवल प्रेजेंट पीएम के केस में ही नहीं है। डॉक्टर जयशंकर ने अपनी स्किल्स से देश के बाकी प्राइम मिनिस्टर्स को भी बहुत अट्रैक्ट किया है। दोस्तों, असल में डिप्लोमेसी की दुनिया में अपनी पार्टी या आइडियोलॉजी से ज्यादा अपने देश का इंटरेस्ट मायने रखता है, और डॉक्टर जयशंकर के करियर की उपलब्धियां इस चीज को बहुत अच्छे से जस्टिफाई करती हैं। दोस्तों, जब वो एक यंग आईआर स्कॉलर थे तब उन्हें एक बात हमेशा परेशान करती थी कि वेस्ट इंडियन डेमोक्रेसी, उसकी फॉरेन पॉलिसी और ग्लोबल स्टेज पर उसके राइटफुल प्लेस को इतना डिग्रेड क्यों करता है। उनको ऐसा लगता था कि इंडिया के सर्कमस्टेंसेस ने उसको इस क्रिटिसिज्म को इंटरनलाइज करने के लिए मजबूर कर दिया है, लेकिन वो ये होते हुए नहीं देख सकते थे। इसी कारण आज वो वेस्ट को इंडिया की राइटफुल पोजीशन रियलाइज कराने से कभी नहीं चूकते। साल 2022 उनके इस अप्रोच के न जाने कितने एग्जाम्पल से भरा हुआ है। कहा जाता है कि यूक्रेन वॉर उनके करियर का सबसे चैलेंजिंग फेज रहा है। इस फेज में इंडिया के ऊपर किस तरह का प्रेशर बनाया गया, इससे हम सब वाकिफ हैं। लेकिन हर बार की तरह डॉक्टर जयशंकर ने इस वॉर में भी वेस्ट की हिपोक्रेसी को एक्सपोज करते हुए एक के बाद एक इंडिया पर लगे सभी एलिगेशंस को क्लीन बोल्ड किया। उदाहरण के लिए, जब यूएसए ने अपनी पूरी डिप्लोमेटिक एनर्जी के साथ इंडिया को कश्मीर इशू पर ह्यूमन राइट्स के लेक्चर दिए, उस समय उन्होंने यूएस को यह याद दिलाया कि ह्यूमन राइट्स केवल यूएसए का ही कंसर्न नहीं है। एक रिस्पॉन्सिबल और लार्जेस्ट डेमोक्रेसी होने के नाते इंडिया भी यूएसए में यूएस की ह्यूमन राइट्स सिचुएशन का रिकॉर्ड रखता है। उसी तरह कुछ समय पहले अपने यूएस विजिट के दौरान उन्होंने यूएस मीडिया को यह इंसिस्ट किया कि उनको इंडिया के बजाय यूरोप से उनके ऑयल परचेज पर सवाल करना चाहिए, जो रशिया से आधे दिन में ही उतना ऑयल परचेज कर लेता है जितना इंडिया पूरे मंथ में नहीं कर पाता। उसी तरह प्रेजेंट पीएम लिज ट्रस जब कुछ महीने पहले फॉरेन सेक्रेटरी के रूप में इंडिया आई थी, उस समय उन्होंने ये चीज साफ की थी कि इंडिया को उसकी ऑयल डील्स को लेकर शेम नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि कुछ ही समय में इंडिया इस लिस्ट में टॉप 10 में भी नजर नहीं आएगा। इसके अलावा जिस यूएनजीए मीटिंग की हमने इस वीडियो में शुरुआत से बात करी है, वो डॉक्टर जयशंकर के इस मिलेनियल सेवेज स्टाइल का एक और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल रही है। दोस्तों, हाल ही में हमने वेस्टर्न मीडिया की हिपोक्रेसी पर एक वीडियो पब्लिश की थी। इत्तेफाक की बात है कि इस विजिट पर डॉक्टर जयशंकर ने भी इस इशू को सीरियसली रेस किया। उन्होंने वॉशिंगटन में बैठकर यूएस मीडिया को क्रिटिसाइज करते हुए ये कहा कि जैसे जैसे इंडिया ग्रो कर रहा है, जिस तरह वो अपनी जर्नी अपने तरीके से तय कर रहा है, ये वेस्टर्न नैरेटिव को पसंद नहीं आता है। क्योंकि जिन लोगों को लगता था कि वो इंडिया के कस्टोडियंस हैं, वो आज इंडिया के अंदर अपना ग्राउंड लूज कर रहे हैं। लेकिन अब वो सच्चाई को नहीं बदल सकते हैं, तो वो एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा चलाकर इंडिया की इमेज को बाहर से बदलने की कोशिश करते हैं। इस इशू को आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो हमारी उस वीडियो को आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। खैर, इस विजिट का दूसरा स्टार मूवमेंट वो रहा जब उन्होंने यूएस और पाकिस्तान की F-16 डील जैसे सेंसिटिव इशू पर बिना अपने वर्ड्स को मीन्स किए यूएस को करारा जवाब दिया। दोस्तों, असल में अमेरिका का कहना है कि वो इन एयरक्राफ्ट से पाकिस्तान के एंटी टेररिज्म ऑपरेशंस को सपोर्ट करना चाहता है, लेकिन इंडियन एयरफोर्स ने इस चीज के रिटन एविडेंस दिए हैं कि इनका इस्तेमाल पाकिस्तान की एयरफोर्स ने जम्मू एंड कश्मीर में एरियल अटैक्स करने के लिए किए हैं। यानी पाकिस्तान इन जेट्स का यूज आतंकवाद के अगेंस्ट नहीं बल्कि इंडिया के अगेंस्ट करता है। इसीलिए इन जेट्स की डील पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि आप हमें बेवकूफ नहीं बना सकते। साथ ही उन्होंने अमेरिका को इस बात पर भी गौर करने के लिए कहा कि पाकिस्तान और अमेरिका के इन रिश्तों से आज तक किसको फायदा हुआ है। यानी कुल मिलाकर इस विजिट में उन्होंने अमेरिका के ऊपर एक के बाद एक ट्रुथ बॉम्ब्स बरसाए। यूएस के साथ साथ इस विजिट में पाकिस्तान और चाइना भी डॉक्टर जयशंकर के निशाने पर रहे। उन्होंने इन दोनों कंट्रीज का नाम लिए बिना उन्हें इशारों में ही समझा दिया कि यूं तो हर हाल में इंडिया हमेशा शांति के साथ खड़ा रहेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आतंकवाद या फिर इंडिया की इंटेग्रिटी के खिलाफ किसी भी साजिश को बर्दाश्त करने वाला है। तो दोस्तों, इस डिस्कशन से ये बात तो साफ हो जाती है कि डॉक्टर जयशंकर बोलते भले ही बहुत सॉफ्ट और पोलाइट मैनर में हो, लेकिन उनके पीछे उनके मैसेजेस
उतने ही डिटरमाइंड और शार्प होते हैं। अपने वर्ड से ज्यादा अपने एक्शन से वो आज दुनिया को ये बता चुके हैं कि इंडिया को आज किसी वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। इंडिया आज एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री नहीं है। पिछले 75 सालों में इंडिया ने थ्राइविंग डेमोक्रेसी के रूप में अपनी ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी को बखूबी निभाया है और आने वाले 25 साल में इंडिया की ग्लोबल पोजीशनिंग इस बात पर डिपेंड करेगी कि इंडिया अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को किस तरह लेवरेज करता है। इसलिए आज इंडिया को दूसरों को प्लीज करने के बजाय अपने इंटरेस्ट को फ्लरिश करने की जरूरत है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी इंडियन फॉरेन पॉलिसी के महानायक डॉक्टर एस जयशंकर की। आप बताइएगा कि इस पूरी कहानी का आपका सबसे मनपसंद हिस्सा कौन सा था। और जैसा कि वीडियो के पहले भाग में हमने आपको बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के लिहाज से काफी ज्यादा है, तो उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, क्रिटिकली एनालाइज द डिबेट बिटवीन जर्नलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन ब्यूरोक्रेसी एंड पॉलिटिक्स। एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जी जनाब। अच्छा, मेरे लिए इस वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट जो रहा वो था वी विल डू इट सर, है ना? मतलब और करके दिखाया भी। और करके दिखाया, और बल्कि मुझे ऐसा लगता है उम्मीद से बढ़कर, उम्मीद से अच्छा, जितनी उम्मीद लगाई गई थी उससे कहीं ज़्यादा बेहतर करके दिखाया। अच्छा, इस वीडियो में बहुत सारी बातें हुई हैं। लास्ट में उन्होंने एक चीज़ और भी पूछी थी, तो उसका जवाब आपने सबसे पहले ही दे दिया कि इस वीडियो का सबसे बेस्ट पार्ट आपके लिए कौन सा था। तो ये मतलब यूँ समझ लें कि स्लोगन समझ लें, टैग लाइन समझ लें, वी विल डू इट। अच्छा, दूसरी बात ये टर्निंग पॉइंट कि सबसे मेन चीज़ ये कि इनका एक्सपीरियंस इस फील्ड में बहुत है। 40 साल ऑलमोस्ट इनका एक्सपीरियंस ही बोल रहा है। अच्छा, exactly. इस एक्सपीरियंस की बलबूते पे इन्हें एक ओहदा दिया गया और उन्होंने वाकई उसे करके दिखाया। कहीं ये नहीं देखा गया कि हमारी पार्टी के हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, नहीं करते हैं। उन्होंने देखा कि एक शख्स है, उनका इस फील्ड में एक्सपीरियंस रहा है। आज हमारी एक पार्टी हुकूमत में आई है, आज हम एक हुकूमत बना रहे हैं। तो उस टाइम पर मैं बिल्कुल इसको अच्छी तरह समझता हूँ। एज ए पाकिस्तानी हमें ये चीज़ अच्छी तरह पता है कि ये मिनिस्ट्री बहुत कीमती होती है, बहुत कीमती। ये पार्टी के उस बंदे को दी जाती है जो बंदा प्राइम मिनिस्टर बनने की हैसियत, यानी यूँ समझ ले जिनकी ही वजह से पार्टी जीती हो। यानी कि यूँ समझ लो ये वो बंदा बनता है, या तो वो प्राइम मिनिस्टर भी बन सकता था। उसकी इतनी ज़्यादा वैल्यू होती है। वो आपने एक वीडियो में बताया तो था तो कि उनके फादर अगर पीएम बने तो उनके बेटे को ये मिनिस्ट्री दी गई, ठीक है ना? तो उस शख्स को ले लिया गया जो पार्टी ही में नहीं थे। सही। इतना बड़ा सबूत है ये कि आपकी मुल्क में इस वक्त जो गवर्नमेंट है वो कितनी ज़्यादा सिंसियर है आप लोगों से, आपके कंट्री से। दूसरी बात ये है कि इनका एक जुमला मैं कहता हूँ आने वाली नस्लों के लिए, लोगों के लिए जो अपना प्रोफेशन चुन रहे हैं, जो कंफ्यूज हैं, जिस काम का आपको पैशन है उसे प्रोफेशन बना ले। कितनी बेहतरीन लाइन है ये, इतना बेहतरीन है। इसके अंदर पूरी ज़िंदगी की एक उनका निचोड़ है, पूरी ज़िंदगी का उनका कहा अगर जिस चीज़ में आपका पैशन हो और उसी को प्रोफेशन बना लो तो आपकी जो स्किल्स है ना वो एक्सीलेंस हो जाती है। और देखिए ऑफ कोर्स मतलब साफ जाहिर हो रहा है कि आप दिलचस्पी से काम करोगे और आप वाकई ही करोगे। आप उसको काम को काम ही नहीं समझोगे, आप काम को खेल समझोगे, आप काम को एंटरटेनमेंट समझोगे। और दूसरी बात ये है, वो अगर कोई आम चीज़ भी है जैसे कि एक चाय बनाना, अब मुझे इंटरेस्ट नहीं है इतना चाय बनाने में, अब कोई ऐसा इंसान चाय बना कर लाए जिसका दिल नहीं था चाय बनाने का, वो चाय का टेस्ट, और कोई ऐसा इंसान जिसका पैशन है चाय बनाना, जिसको पसंद है चाय बनाना। आपको याद होगा MBA चाय वाला कह रहे थे मेरा पैशन था चाय बनाना, तो मैं इसी फील्ड में आगे बढ़ गया और मेरे हाथ की चाय जो पीता था वो पीता रह जाता था। तो मतलब दिल अगर आपका किसी काम करने में, इन शॉर्ट किसी काम को पसंद करता है, आपका दिल, आप खुद, आपका दिमाग, अगर आप उसको एज अ प्रोफेशन लेते हो तो आप उसमें कुछ नया करके दिखाते हो, बहुत आगे का करके दिखाते हो। पॉलिटिकल साइंस कैसे लिया इत्तेफाक से, करीब करीब थे दोनों, ठीक है ना? तो वाकई मतलब उन्हें मज़ा भी आया, उन्हें अच्छा भी लगा, उनकी दिलचस्पी। देखिए एक चीज़ है, आप जा कहीं रहे हैं और आपके कदम कहीं और चले जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर कुछ ना कुछ चल रहा था। हाँ चल रहा था। दूसरी बात ये है
अब वो टैलेंट आपके अंदर था कुदरती तौर या पे, माइंड में था, जो भी चीज़ें या थी। आपको इंटरेस्ट था, और दूसरी बात ये है आपको पैशन था उस चीज़ का, और दूसरी बात ये भी है कि उन्होंने कहा मैं कई महीनों का कोर्स तो चंद हफ्तों में कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट है, नॉलेज इंटरेस्ट पहले है। से थी। उसके बाद जब वो आए उन्होंने अच्छा ये बहुत पुराने हैं, मुझे अच्छा इतना नहीं आइडिया था, मुझे पता था Experience। एक्सपीरियंसेबल हैं, और मुझे ये नहीं पता था कि इनको जब ये पद मिला है तब ये ऑलमोस्ट रिटायर्ड हो चुके थे। बिल्कुल। तो बार बार एक्सटेंशन करवाया गया, 1 साल का 2 साल का, फिर टाटा सन्स में भी इन्होंने काम करा, और उसके बाद बाकायदा मोदी जी ने इनको कॉल करके बोला कि अच्छा वो ये कह रहे हैं हमें इनके जैसे एक्सपर्टी कोई और दिख नहीं रहा, कोई और था ही नहीं, जितनी कितना- स्किल्स इनमें थी, जितना टैलेंट इनमें था। कितना बड़ा प्रूफ है कि आपके जो मिनिस्टर हैं, आपके जो पीएम हैं, आपकी जो बीजेपी है, वो कितना ज़्यादा सिंसियर है अपने कंट्री से। और लोगों को, बंदों को, अपने अपने जो लोग हैं जो मुल्क के लिए काम कर रहे हैं, जो भी लीडर्स हैं, जो भी पॉलिटिशियंस हैं, उनको कितना परखते हैं ये लोग। यानी कि मैं ये सोच रही हूँ कि बंदे के अंदर क्या है वो उनको पता होता है। फिर उन्होंने कॉल के दौरान भी एक बात बहुत ही बढ़िया बात करी कि दोनों बड़े सिमिलर माइंड के हैं। वो अपने एक्ट से ही बहुत सारी बातें बोल जाते हैं और वो समझ जाते हैं, उनको मतलब लफ्ज़ों से बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। माइंडसेट है एक दूसरे का। अच्छा, बहुत अगर दुनिया सीधे सीधे तरीके से चल रही होती, हाँ। तो शायद आज हम इन्हें नहीं जानते या इनकी इतनी चर्चा नहीं होती। लेकिन इस वक्त दुनिया में बड़ी उथल पुथल चल रही है, बड़े मामला चल रहे हैं, या रशिया वाला मामला भी आपको सबको पता है। तो उसमें इनकी जो छवि है, इनकी जो एक होता है ना कि यार मुश्किल वक्त आएगा तभी एक शख्स का पता चलेगा कि कितना वो तैयार है, कितना वो ज़हीन है, कितना वो इस काम के लिए एक्सपर्ट है। आप किसी शख्स को किसी मुश्किल काम में डाल ही नहीं रहे, तब तक हमें पता नहीं चलता। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 2022 था, इस 2022 में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जिसमें इनकी अहमियत उजागर हुई है, इनकी वाकई पता चला है कि यार क्या हैं, किस तरह सोचते हैं, कितना एक्सपीरियंस है। अब मैं समझता हूँ कि यार शायद ही दुनिया में कोई ऐसा फॉरेन मिनिस्टर होगा जिसकी इतनी चर्चा होगी। क्यों? क्योंकि होती किसकी चर्चा है? ये लोग पीछे रहते हैं, ये लोग गाइड करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन इनकी इतनी चर्चा है कि बाकायदा। अच्छा, एक और चीज़ कि बाकायदा इन्हें सामने आगे किया भी जा रहा है। एक होता है ना कि यार ठीक है, आपने सिर्फ एडवाइस देनी है, आपने सिर्फ सारी चीज़ें लाइन अप करनी है, करना हमने है, बयान हमने देना है, लेकिन ऐसा नहीं है। मतलब ईमानदारी और किसी को उसकी काबिलियत का क्रेडिट देने का रुझान मोदी जी के अंदर ये देखें कि बाकायदा उन्हें हाईलाइट भी किया जा रहा है। अच्छा, मैं एक और चीज़ आपको बताऊँ, पता नहीं आप चूक गए इस पॉइंट से। एक तो ये होता है कि आप अपनी बात रखो, आप अपने मुल्क को एक तरीके से मतलब पेश करो लोगों के सामने, दुनिया के सामने, दूसरे कंट्रीज़ के सामने। लेकिन बड़ी बात ये होती है कि सामने वाला कंट्री आपकी वर्थ को, आपकी इंपॉर्टेंस को, आपकी वैल्यू को समझे, ठीक है ना। अब मैं हैरान हो गई कि जब इन्होंने कहा कि ऐसी बात नहीं है कि आप हम पर कश्मीर को लेकर आप बार बार हमें कहते हो कि हमें ह्यूमन राइट्स का इतना वो नहीं है, हम गलत करते हैं, तो हमारे पास भी रिकॉर्ड है कि यूएसए में क्या हो रहा है और हमें भी उनके बारे में चिंता है। तो बाकायदा, और फिर जब ऑयल वाला भी सीन हुआ कि इन्होंने रशिया से ऑयल लिया और उसके ऊपर काफ़ी सैंक्शंस लग रहे थे, फिर इन्होंने कहा नहीं जी, हम हमारे नागरिकों के लिए, हमारी जनता के लिए जो हेल्पफुल रहेगा, जो बेनिफिशियल रहेगा, हम वो करेंगे, हम दूसरों की केयर नहीं करेंगे और हर मुल्क को ऐसे ही करना चाहिए, ये भी कहा। तो सामने से उन्होंने भी इस बात को सराहते हुए कहा कि हम गलत कर रहे हैं कि हम बार बार इंडिया को ब्लेम करते हैं, हमें इंडिया को ब्लेम नहीं करना चाहिए। और इतने सारी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जो खुद भी ऑयल ले रहे थे, लेकिन बार बार इंडिया को पॉइंट आउट किया जा रहा था। तो मैं ये देख रही हूँ कि इनकी इतनी वैल्यू है कि ये कुछ भी बोलते हैं तो उस पर सोचा जाता है, जैसे आया गया नहीं किया जाता है, इनकी बात को सोचा जाता है और बाकायदा उसके ऊपर अमल किया जाता है। यानी कि इन्होंने कोई चीज़, किसी चीज़ की तंबी कर दी, किसी चीज़ पे इन्होंने गाइड कर दिया, ये किसी चीज़ पे इन्होंने थोड़ा सा मतलब पॉइंट आउट करा उस बात को, उस पॉइंट को, तो वो लोग सोचते हैं और बाकायदा जवाब देते हैं इनकी बात का। और फिर कहते हैं हम गलत कर रहे हैं, यानी एक्सेप्ट करते हैं। अच्छा, आगे चल के कहा जा रहा है कि बाकायदा कई लोग नेक्स्ट पीएम के तस्वुर में भी इन्हें देख रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में। और दूसरी चीज़ ये है कि मतलब एक मिसाल के तौर पर इन्होंने समझाया कि इतनी ज़बरदस्त इनकी पॉलिसी है, इतने ज़बरदस्त तरीके से ये अपना काम कर रहे हैं कि पाकिस्तान में भी इनकी चर्चा है। पाकिस्तान में भी प्राइम मिनिस्टर ने इनका जिक्र किया, इनकी प्रॉपर अपने जलसे में वीडियो चला दी साबका प्राइम मिनिस्टर ने। और अभी भी बाकायदा कई ऐसे मौके होते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर या हमारे मिनिस्टर्स जो हैं वो अपनी तकरीरों में बाकायदा इंडिया की दो चीज़ों की बहुत तारीफ़ करते हैं। एक इंडिया की आईटी एक्सपर्ट की। कल भी एक जगह पे मैं था तो वहाँ पे बाकायदा सवाल जवाब हो रहे थे तो इस बारे में कि इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया,
आज हम कहाँ हैं, कहाँ नहीं हैं, और मतलब हमारे जो आईटी के एक्सपर्ट हैं या हमारे यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो क्या है, हमारे यहाँ नेगेटिव यूज़ हो रही है, हमारे यहाँ क्राइम हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या इंटरनेट को यूज़ करके बाकायदा क्राइम की तरफ ज़्यादा यानी कि हम फोकस। नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं। ये वो बाकायदा positivity- ये बाकायदा कल बड़ी इस पे बहस हो रही थी, बाकायदा एक शख्स आए हुए थे अमेरिका से, तो वो ये इस बारे में लोगों को वो दे रहे थे, अवेयरनेस दे रहे थे। तो ये उसमें भी इस चीज़ का जिक्र हुआ कि इंडिया आईटी के हवाले से, इंटरनेट के हवाले से हर जगह दुनिया में इंडियंस ही देखे जा रहे हैं। तो हम बाकी इसमें पीछे हैं, लेकिन पाकिस्तान में इंडिया की आईटी की और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की खुल के, एक होता है ना दबे अल्फाज में, नहीं खुल के पूरी दुनिया के जनता के आगे, और बाकायदा हमारे जो एंकर्स हैं वो भी इस हवाले से खुल के अब तारीफ़ कर रहे हैं, खुल के तारीफ़ बोल रहे हैं। ये अच्छा कोई डर नहीं, कोई खौफ इतनी ज़्यादा वाकई इतनी ज़्यादा ये चीज़ हाईलाइट हो रही है दुनिया में कि बाकायदा अब खुल के तारीफ़ हो रही है। तो अच्छा, 2022 के हवाले से भी बात की गई है, तो ये कह रहे हैं कि ईयर ऑफ द इंडियंस है। आपको क्या लगता है? वैसे तो हमने इसमें बहुत सारे माइलस्टोन्स देखे हैं, वाकई इसमें कोई ऐसा भी शक देखा नहीं। है कि 2022 बहुत ही ज़्यादा लकी रहा है इंडिया के लिए। इंडिया के लिए, और इस अरसे में जब मामलात, देखो मैं बता रहा हूँ ना कि एक खिलाड़ी जब उभर के सामने आता है, जब उस पर प्रेशर होता है और उस पर खेल के दिखाए। जब एक खिलाड़ी को मौका ही नहीं मिल रहा और आप जीत जाते हो, मौका ही नहीं मिल रहा, जब उसे मौका मिलेगा तो उस खिलाड़ी की अहमियत। अच्छा, मैं टोटल बात जो समझी हूँ ना, मुझे एस जे शंकर की बातों से, उनकी वीडियोस देखी हैं, उनको जितना समझ पाई हूँ, ज़रूरी नहीं है कि मैं सही हो सकता है, गलत भी हूँ, कि मुझे ऐसा लगता है उनके नज़दीक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है उनका मुल्क, उनकी नेशन, और इसके अलावा कोर वैल्यूज़। जैसे कि उन्होंने इन चाइना को बोला कि हम भी आपके साथ अच्छे ताल्लुकात उसवार करना चाहते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब तक आप रिस्पेक्ट नहीं करोगे हमारे कोर वैल्यूज़ को, तब। और बाकायदा अपनी बात पे डट के बात करते हैं, कॉन्फिडेंस से बात करते हैं, पोलाइट तरीके से बात करते हैं। नहीं मतलब ऐसा भी नहीं है कि इनके अंदर बड़ी प्राउडनेस है, बड़ा मतलब है कि गरज है, बहुत धीमा लहजा होता है, लेकिन उस धीमे लहजे में बहुत बड़े बड़े पैगाम होते हैं इनके जुमलों में। तो एक बहुत ज़बरदस्त पूरी आज डिटेल से इनके बारे में वीडियो देखी। वैसे तो पूरी के किस तरीके से कहाँ से स्टार्ट हुआ, लेकिन एक जुमले में अगर इस वीडियो को मैं कहूँ तो फुल एक्सपीरियंस। मैं कहता हूँ इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस, और वो शख्स डिलीवर नहीं करेंगे तो कैसे। तो बहुत ज़बरदस्त वीडियो। दोबारा किसी और में आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।